आदाब। मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। 2010 में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी, नीट्स और बुरहानी कॉलेज ने मिलकर सादत हसन मंटो पर 2000 सेमिनार का इनेकाद किया था, जिसका कलीदी खुतबा देना था जनाब वारिस अलवी साहब को। मगर तबीयत की नासाजगी की वजह से उन्होंने माजरत कर ली। इसके बाद सेमिनार के मुंतजमीन ने सूरत में जाके उनसे ज़ाती तौर पर मुलाकात की और वहीं पर उनका कलीदी खुतबा रिकॉर्ड कर लिया। आज हम आपके सामने ला रहे हैं सादत हसन मंटो पर वारिस अलवी साहब का एक यादगार कलीदी खुतबा। मुलाहिजा कीजिए। मेरे लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि नीड्स, बुरहानी कॉलेज और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी, इन तीन अहम इदारों की जानिब से एक ऐसे अदीब और अफसाना निगार की याद ताज़ा की जा रही है, जिस हम फरामोश तो नहीं कर चुके, लेकिन जिसे जिस तरह याद करना चाहिए, जिसकी याद मनानी चाहिए, उस चीज़ से हम बहुत बेखबर हो गए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे वो अदीब जिन्होंने हमारे ज़बान, अदब और हमारी ज़िंदगियों को संवारा, ज़िंदा रहने का एक सलीक़ा और करीना अता किया, हमारी फ़िक्र को, हमारी सोच को एक सिमत दी, एक नहज दी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इंतहाई तारीक फ़िज़ाओं में हमें जीने का हौसला दिया। बहुत खौफनाक तशद्दुद को इंसानी नज़रों से देखकर इंसानी दिल गुर्दे के साथ बर्दाश्त करने के आदाब सिखाए। इन अदीबों को हम जितना भी याद करें, याद करने का एक तरीक़ा तो ये है कि हम उनको जितना भी पढ़ें, हम पढ़ते रहें। लेकिन वो लोग जो पढ़ने की नेमत से महरूम हैं, उन्हें भी इनकी यादगारें मनाकर उनके तख्लीक़ात और उनके ख़यालात से हम उन्हें रूशनास कराएं, तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा अदबी और समाजी काम होगा। ज़िंदगी को समझने और ज़िंदगी के गहरे रमूज़ और मानी तक रसाई हासिल करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है, मेरी ज़िंदगी में अहम रही है और मेरी तरह और दुनिया के बहुत सारे अदब पढ़ने वाले लोगों के लिए अहम रही है, वो ये है कि अदब, अदीब, अफसाना निगार, नावल निगार, शायर, ड्रामा निगार, ये लोग अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए से ज़िंदगी का जो नक्श पेश करते हैं, ज़िंदगी का जो शऊर अता करते हैं, और उस शऊर के ज़रिए से वो हमारे अंदर सोई हुई इंसानियत को जगाते हैं। ये काम अदब के सिवा और कोई नहीं करता। मेरा बम्बई में आना जाना उस वक्त हुआ जब तरक्की पसंद तहरीक भी जवान थी और आतिश भी जवान था और मैं भी जवान था। मैं वैसे हालात तो ख़राब थे, जंग ख़त्म हो चुकी थी, आज़ादी के बातें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद किताबों के ज़रिए, रिसालों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी बहुत ही पुरबहार थी। ऐसे ही मौके पर मुझे सादत हसन मंटो से मिलने का मौका मिला। ये
आज मेरे लिए इसलिए फ़ख्र की बात है कि अब ये 82-83 साल की उम्र में मैं शायद वो चंद लोगों में से रह गया हूँ जिन्होंने साद हसन मंटो के साथ मुलाकातें की हों। बाकी तो हमारे जितने भी साथी थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मंटो से पहली मुलाकात एडेल्फी चैम्बर में उनके फ्लैट पर हुई थी। मैं और मोहम्मद अलवी गए और हमने बताया कि भाई हम अहमदाबाद से आए हैं। तो मंटो ने ज़ोर से कहा कि हैदराबाद से आए हैं। मैंने कहा नहीं भाई, हम अहमदाबाद से आए हैं। तो क्या आइए बैठिए, और फिर शाम तक बैठे रहे। उस वक्त मंटो ब्लैक एंड वाइट सिगरेट पीते थे, खूब सिगरेटें पी, चाय मंगवाई और बातें की, खूब अदब की बातें की। दूसरी मर्तबा भी एडेल्फी चैम्बर में मिले। तीसरी मर्तबा हम फिल्मिस्तान स्टूडियो में गए तो मंटो हमें लेकर एक ऐसे कमरे की तलाश में निकले कि जहां हमें तन्हाई नसीब हो। और एक दरवाज़ा खोला तो उसमें एक साहब एक ख़ातून को आगोश में लिए बैठे थे। तो मंटो ने कहा कि ये जगह हम लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, और दूसरी जगह हमें ले गए। उस वक्त उनकी चप्पल भी टूट गई थी, इसलिए रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन में वो टूटी हुई चप्पल के साथ एक अदाए ख़ास से चलते हुए नज़र आए। उसी अदाए ख़ास से जिस अदा से उनका कलम चलता होगा। ये हमारी मुलाकातें थी, और इन मुलाकातों में मंटो ने एक दो बातें हमको अजीब कही कि ये तरक्की पसंदों की मीटिंगों का क्या मतलब होता है। अदीब का काम है कि अदब लिखे, छपाए, लोग पढ़ें, उसे पसंद और नापसंद करें, उसके ऊपर बहस बबाहिस से कि क्या मानी रहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने तंज़न ये कही, क्योंकि हमारे साथ उस वक्त अदाकार रूमानी जो कृष्ण चंद्र के प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो भी थे। तो उनसे पूछा कि आप क्या हैं, तो कहा कि मैं कृष्ण चंद्र का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। तो मंटो ने कहा कि कृष्ण चंद्र के ऐसे कौन से प्राइवेट काम होते हैं जिसके लिए उनको सेक्रेटरी रखना पड़े। मंटो के इस किस्म की बातों से और जो कुछ उनके लताइफ वगैरह आए हैं उससे एक चीज़ का पता चलता है, वो ये कि वो ज़िंदगी में किसी भी किस्म की बनावट के कायल नहीं थे। वो उनका एक सफ़ेद साफ़ सुथरा पहरन होता था, एक पजामा होता था, और सोफ़े पर दोनों टांगें रख कर वो बैठा करते थे और सिगरेट पीते थे और सीधी सादी बातें करते थे। उनके यहाँ कोई बनावट, कोई शोहरत, कोई किसी भी किस्म की लालच या किसी से तारीफ़ करवाना, यानी इस किस्म की बातें हम भी नहीं जानते थे कि होती हैं। अब जानने लगे कि हो रही हैं, कि भाई उन पर कोई मजमून लिखे, उन पर कोई किताब लिखे, उनका कोई जश्न मनाए, उनको कोई तकरीर के लिए बुलाए। मंटो इन चीज़ों से इस कदर बेनियाज था जैसा कि सब कि गोया कि इन चीज़ों का अदब है और दुनिया में वजूद ही नहीं है। और इसके बावजूद कि मंटो को मैनोशी का शौक़ था, वो बहुत ही नफीस आदमी था। उसकी नफासत का ज़िक्र जो है, दिल्ली में जब उसका मुकाम था तो वहाँ पर जो लोग जाते थे उनमें राशिद भी होते थे, मीराजी भी होते थे, पितरस भी होते थे। उन लोगों ने जो ज़िक्र किया है कि उसका घर इतना साफ़ सुथरा, उसकी चांदनी इतनी साफ़ सुथरी, और वो इतना नफीस और अच्छे ढंग से बैठता था और ऐसी अच्छी तरह से खातिरदारी करता था। तो हैरत होती है कि पूरे हिंदुस्तान को चौंकाने वाला और वो अदीब जिसमें
जिस पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुकदमे चले, वो अदीब जिसको सबसे ज़्यादा गालियाँ दी गई, उस अदीब के यहाँ पर इतनी नफासत थी कि जिन लोगों ने उसको गालियाँ दी तो उसने अपनी किताब में लिखा कि अखबार दीन दुनिया के नाम, जिसमें मेरे ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा गालियाँ छपी। तो इस तरह से वो अपना जो कुछ भी तंज होता था वो कर लिया करता था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मंटो पर सबसे ज़्यादा मुकदमे चले। किसी और अदीब पर मैं नहीं समझता कि ऐसे मुकदमे चले हों, और मंटो इन मुकदमों से बिल्कुल खुश नहीं था और उसने बहुत तकालीफ उठाई, बहुत परेशानियां उठाई, और जो जज थे बूढ़े खूसट चौधरी साहब, उनका कोई नाम था, उन्होंने उसको बहुत सताया। अब जबकि हमारा ज़माना बदल गया है, फिल्मों के अंदर बेतहाशा उरियानी और फहाशी आ गई है, ऑफ शोल्डर भी अब तो चले गए हैं, और ख़वातीन को अब चिंधियों के अंदर ही पेश किया जाता है। तो उस ज़माने में तो ये जो मंटो के मतलब बातें होती थी कि वो जिन्स पर लिखता है, वो उरियानी उसमें है, फहाशी है। यहाँ तक कि जब मंटो का इंतकाल हुआ उस वक्त भी लाहौर के एक बहुत बड़ी हस्ती ने ये कहा था कि एक फहाश और उरियान निगार अदीब के मुतल्लिक इतना ज़बरदस्त मातम क्यों। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यही फहाश और उरियान नवीस अदीब जो है वो हिंदुस्तान की तारीख़ में अपना एक गैर फ़ानी मुकाम बनाने वाला है। उस ज़माने में दरअसल अफसाना पढ़ने का जो सलीक़ा है वो हमारे यहाँ नहीं आया था। उसकी वजह ये थी कि हमने शुरुआत तो की थी नज़ीर अहमद से, जिनके यहाँ पर नसीहतों के पहाड़ होते थे नावलों में, और फिर हमारे पास प्रेमचंद आए, और प्रेमचंद के बाद में तो अदब लतीफ़ वाले आए, सज्जाद हैदर यल्दरम आए, लाम अहमद आए, लतीफ़ुद्दीन अहमद आए, नियाज़ फ़तेहपुरी आए, अदब लतीफ़ चला। इस तरह हमारे यहाँ पर अफसाना पढ़ने का जो जहन तामीर होना चाहिए था, जो मसलन यूरोप में और इंग्लिस्तान के अंदर हुआ, बाल्ज़ाक को पढ़कर हुआ, डिकन्स को पढ़कर हुआ, थॉमस हार्डी को पढ़कर हुआ, और जेन ऑस्टिन को पढ़कर हुआ, जॉर्ज एलियट को पढ़कर हुआ, दोस्तोयेव्स्की को और टॉल्स्टॉय को और चेखोव को और गोगल्स को और फ्लॉबीर को, इन लोगों को पढ़कर और अमेरिका के अदीबों को पढ़कर जो जहन तामीर हुआ, वो जहन खालिस अदब, आला तरीन अदब और तख़य्युल की आँच में से निकला हुआ अदब, उसकी परख, उसकी पहचान हमारे यहाँ पर बहुत कम थी, क्योंकि उर्दू वालों में अंग्रेज़ी पढ़ने का चलन ज़रा कम ही रहा। बावजूद इसके कि मोहम्मद हसन अस्करी ने बहुत कोशिश की कि लोग उसकी तरफ जाएं, लेकिन उनकी कोशिश भी ज़रा जो थी वो एक तरह से परवर्टेड थी, क्योंकि उस पर डांट डिपट ज़्यादा थी। लेकिन ये हकीकत है कि हमारी नस्ल के जो लोग हैं उनके जहनों पर मोहम्मद हसन अस्करी का असर बहुत ज़्यादा पड़ा, और हमने अंग्रेज़ी अदब पढ़ना शुरू किया। तब हमें पता चला कि एक नावल में, एक अफसाने में, एक ड्रामे में और उसके एक किरदार में कितनी गहराइयाँ होती हैं, कितनी तहें होती हैं, कितनी नफ्सियाती पेचीदगियाँ होती हैं और कितने अखलाकी कशमकश होती है। इन तमाम चीज़ों को तो हम पहली नज़र में जांच ही नहीं सकते, इसलिए हमें इन चीज़ों का तनकीदी मुतालिया करना पड़ा, और यहीं पर हमारे लिए तनकीद ने अहमियत इख्तियार की। वो तनकीद जो हमें अदब सिखाए, अदब के मानी सिखाए, वो तनकीद नहीं जो हमें नज़रियाती तौर पर
कमिटेड बनाती फिरे। और वही तनकीद का ज़्यादा रिवाज था मुमताज़ हुसैन की वजह से, एहतशाम हुसैन की वजह से। आले अहमद सुरूर बच गए थे थोड़े बहुत उससे, लेकिन उसी तनकीद के रिवाज की वजह से हमारा उर्दू का जो कारी जो था वो उर्दू अफसाना ढंग से नहीं पढ़ सका। मेरा तो ये दावा है कि बेदी की ज़िंदगी में बेदी को भी, मंटो की ज़िंदगी में मंटो को भी, इस्मत की ज़िंदगी में इस्मत को भी, इन लोगों को हमारे यहाँ के नौजवान क़ारिईन ने जिस फ़हम व फ़रासत की ज़रूरत थी, उनकी गहरी मानवियत को समझने के लिए वो उनके पास नहीं थी, और इसीलिए उनका मुताला अक्सर जो था वो सतही रहा। मंटो को जब हमने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शुरू से ही अच्छा लगा। शुरू का मतलब उसकी पहली किताब शरारे, वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपके इनकलाबी बच्चे ने लिखी हो। अब वो तो उस किताब का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, बहुत ही मामूली किताब थी वो। लेकिन उसके बाद मंटो के अफसाने आए और धुआं आया, और ये दो किताबों ने हमारी ज़िंदगी में हलचल मचा दी, ऐसी हलचल जो कभी भी किसी किताब और किताब ने नहीं मचाई थी। उस ज़माने में मंटो का अफसाना बू पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ था, और उसको एक ख़ास समाजी नज़रिए से देखा गया था, और ये समझा गया था कि गरीब घाटन लड़की जो है उसको एक लड़का ले जाता है और उसके साथ में वो मुबाशरत करता है। ये मंटो का मकसद था ही नहीं, वो कोई और ही चीज़ को देख रहा था। वो इंसान के अंदर रहे हुए हवास का मुताला कर रहा था। वो देख रहा था कि इंसान की फितरत में कैसे कैसे पुरअसरार निकात ऐसी ऐसी जगहों पर छुपे हैं कि वो कभी भी ज़ाहिर नहीं हो पाते, और जब ज़ाहिर होता है तो लोग समझ नहीं पाते। तो मिसाल के तौर पर उसने कहा था कि ये बू जो है, बदबू नहीं, खुशबू नहीं, बू ये इंसान और हैवान दोनों में बहुत ही ताकतवर चीज़ रही है, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ इंसान में बू की ताकत जो है वो कम होती चली गई है, जबकि हैवानों में अभी भी ये मौजूद है, और उनके जिनसी फैल के वक्त ये बहुत बड़ा काम करती है। और यही चीज़ मंटो बताना चाहता था कि अगर ये बू जागती है, ये बू अगर ज़ाहिर होती है, तो वो कितनी एक अजीब व गरीब, कितनी पुरअसरार चीज़ है जिससे आदमी आज का महरूम हो गया है। और इसीलिए उसने बताया कि जब उसकी शादी होती है और खुशबुओं में लदी हुई दुल्हन उसके सामने आती है, तो उसे कोई भी ज़ात के किसी भी तरह की तहरीक नहीं होती, क्योंकि उसे जो बू चाहिए थी, जो हैवानी बू थी, जो इंसानों की प्रिमिटिव बू थी, वो उसके पास नहीं है। तो मंटो इस तरह ऊपर की चीज़ें नहीं देख रहा था। हम सिर्फ ऊपर की चीज़ें पढ़ते थे। तवाइफ़ों के मुतालिक हम पढ़ते थे कि जैसे कि तवाइफ़ के मुतालिक पढ़ रहे हैं हमें, क्योंकि हम तवाइफ़ में दिलचस्पी लेते थे। तवाइफ़ के पास अपना बहुत तवाइफ़ का तजुर्बा नहीं होता था, जाना नहीं होता था, तो इसलिए अफसानों में एक ख़ास किस्म की दिलचस्पी होती थी। लेकिन मंटो के यहाँ पर तवाइफ़ें जो हैं वो खुद इंसानियत का एक ऐसा रूप हैं जिनको समझ ले आदमी तो उसके अंदर बहुत बड़ी दर्दबंदी और उसके अंदर, उसके जहन में, उसके फ़िक्र में बड़ा गुदाज पैदा हो सकता है। वरना वो सबको एक अखलाकी डंडे से हाँकता है कि ये बद किरदार हैं, ये बदबख्त हैं, ये कुचली हुई औरतें हैं, ये वैसी हैं वैसी हैं। मंटो देखता था कि सब कुछ होने के बावजूद इनके अंदर की औरत जो है वो ज़िंदा है, इनके अंदर का इंसान जो है वो ज़िंदा है, और कोई दुनिया की ताकत उनकी इंसानियत, उनकी औरत पर, उनकी निसाइयत,
उसको कुचल नहीं सकी। और इसीलिए बंटो एक के बाद एक बेशुमार अफसाने तवाइफ़ों पर लिखता गया, लेकिन हर तवाइफ़ जो है उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की होती थी, मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ा देती थी, मुख्तलिफ़ नफ्सियाती गिरह जो है वो खुलती थी। और उसका नतीजा ये होता था कि हमारा जहन जो है वो तवाइफ़ के मुताल्लिक़ नहीं, लेकिन तवाइफ़, औरत, इंसान, कायनात, दुनिया और दुनिया बनाने वाले ने जिस तरह की रचना की है उसमें इस किस्म की कुचली हुई औरतों का क्या मुकाम है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो आज तक उर्दू अदब ने किसी भी पढ़ने वाले के दिल में समाई नहीं थी। और इसीलिए किसी भी पढ़ने वाले का दिल जो था या दिमाग जो था वो ज़रा कठोर था, ज़रा अक्खड़ था, उसमें वो नरमी और गुदाज नहीं थी जो नाजुक जो मसाइल है उनको समझ सकता। तो मंटो के मसलन एक तवाइफ, एक किरदार है उसका कि वो बहुत चिड़चिड़ी है, बहुत चरस पीती है, बहुत गांजा पीती है, बहुत चिड़चिड़ी है, किसी को भी शुमार में नहीं लाती। और बंटो उसके पास जाता है लेकिन वो उसको भी शुमार में नहीं लाती। और एक रोज़ वो अपना जो दलाल होता है, ढोंडू उसका नाम है, उसको कहती है कि तू मुझे लाहौर ले चल। और वो उसको लाहौर लेकर जाता है और वो बुर्का पहनकर लाहौर जाती है। और फिर वो लाहौर की सड़क पर जाता है तो वो उसके ढोंडू को कहता है कि जो आदमी की तरफ मैं इशारा करूं उसको पकड़कर मेरे पास ले आना। और वो इशारा करती है, वही आदमी गुज़रता है, इशारा करती है और ढोंडू जो है उसको तरगीब देकर कि एक बहुत ही अच्छी लड़की आई है उसको उसके पास लाता है। और जब वो उसके कमरे में दाखिल होता है तो ये लड़की जो है वो उसका गरेबा पकड़ लेती है और गरेबा पकड़ कर कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि तूने मुझे धोखा दिया, मिलने का कहा और नहीं आया, और मैं न वापस घर जा सकती थी न कुछ कर सकती थी, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया जबकि मैंने तेरे साथ इतनी ज़बरदस्त मोहब्बत की। और इस मोहब्बत की निशानी के तौर पर वो उस लड़के के साथ अब रात बिताती है, लेकिन रात बिताने के बाद में अपना बुर्का जो है वो उसके मुंह के ऊपर डालकर वापस चली आती है बम्बई में। अब ये इतनी इसमें बारीकियां हैं, इतनी गहराइयां हैं, बुर्के को डालना, बुर्का पहनना, रात गुजारना, ये सब चीज़ों को आम जहन नहीं समझ सकता था। इंसानियत का एक ऐसा रूप है जिनको समझ ले आदमी तो उसके अंदर बहुत बड़ी दर्दबंदी और उसके अंदर उसके जहन में उसके फ़िक्र में बड़ा गुदाज पैदा हो सकता है। वरना वो सबको एक अखलाकी डंडे से हाँकता है कि ये बद किरदार हैं, ये बदबख्त हैं, ये कुचली हुई औरतें हैं, ये वैसी हैं वैसी हैं। बंटो देखता था कि सब कुछ होने के बावजूद इनके अंदर की औरत जो है वो ज़िंदा है, इनके अंदर का इंसान जो है वो ज़िंदा है, और कोई दुनिया की ताकत उनकी इंसानियत, उनकी औरतपन, उनकी निसाइयत उसको कुचल नहीं सकी। और इसीलिए बंटो एक के बाद एक बेशुमार अफसाने तवाइफ़ों पर लिखता गया, लेकिन हर तवाइफ़ जो है उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की होती थी, मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ा देती थी, मुख्तलिफ़ नफ्सियाती गिरह जो है वो खुलती थी। और उसका नतीजा ये होता था कि हमारा जहन जो है वो तवाइफ़ के मुताल्लिक़ नहीं, लेकिन तवाइफ़, औरत, इंसान, कायनात, दुनिया और दुनिया बनाने वाले ने जिस तरह की रचना की है उसमें इस किस्म की कुचली हुई औरतों का क्या मुकाम है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो आज तक उर्दू अदब ने किसी भी पढ़ने वाले के दिल में समाई नहीं थी। और इसीलिए किसी भी पढ़ने वाले का दिल जो था या दिमाग जो था वो ज़रा कठोर था,
ज़रा अक्खड़ था, उसमें वो नरमी और गुदाज नहीं थी जो नाजुक जो मसाइल है उनको समझ सकता।